तो वी आर स्टार्टिंग द सेशन गाइज। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो दो तीन चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ ये बोलना चाहूँगा पहले तो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना देखो बहुत वास्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, पर अपने को सब कुछ नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सोचना है। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक चीज़ें हर टॉपिक की आनी चाहिए। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्लैट पीजी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यही है कि हर सब्जेक्ट का भी बेसिक आना चाहिए। जो हर सब्जेक्ट मतलब जो 7-8 मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरनमेंट लॉ, फैमिली लॉ, इनका अगर आप 70-80% भी हर सब्जेक्ट का जानते हो तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। बट इसमें से अगर किसी सब्जेक्ट को आपने बिल्कुल थोड़ा सा भी, अगर ऐसा हुआ ना कि एक सब्जेक्ट बिल्कुल ही बेकार है तो बिल्कुल ही ख़त्म है, फिर एग्ज़ाम देने का ही मतलब नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट ना आपका बहुत पीछा कर देगा। तो एक चीज़ ये है कि हर सब्जेक्ट में थोड़ा नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। और देखो ऐसा तो है नहीं ना कि आपके पास अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 में ही आप एवरेज हो। भाई किसी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे भी होगे, किसी सब्जेक्ट में तो बहुत ज़्यादा नंबर भी लाओगे। तो फिर आपको उस तरीके से सोचना है कि भाई जहाँ पे मेरा अच्छा होगा वहाँ पे मैं उस तरीके से करूँगा, कहीं पे मैं स्कोर कर लूँगा, कहीं पे मैं स्कोर नहीं करूँगा। तो ये आपकी थॉट प्रोसेस रहनी चाहिए एग्ज़ाम को, अगर ये आपको क्लैट पीजी के लिए, इफ़ यू आर सीरियस एंड यू रियली वांट कि आप इसको क्रैक करें। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर रहा हूँ फिर मैं। ठीक है, चलो। तो देखो सबसे पहले ना फंडामेंटल राइट जो है, हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग को पता है कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हमारे पास फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रेमेडीज़ दी गई हैं। तो पहली चीज़ तो आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या रेमेडीज़ है। अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो आपके पास क्या रेमेडी है। तो देखो आपका कोई बताएगा मुझे, कोई अपना माइक ऑन करके मुझे बताना चाहे, एनीबडी फ्रॉम आवर स्टूडेंट एंड की जो भी मुझे बताना चाहे कि फंडामेंटल राइट वायलेट होने के बाद क्या रेमेडी है, तुरंत अपना माइक ऑन करिए। माइक ऑन करने के लिए बगल में हैंड रेस का ऑप्शन है, उसको क्लिक करिए। मैं यहाँ से अलाउ करूँगा और आप लोगों को आवाज़ जवाब देना है, तो मुझे कोई भी जल्दी से एक। ठीक है, तो सुमित, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो मुझे बताओ कि क्या रेमेडी है। Sir, by the means of Article 32 and 26, we can go to the High Courts and Supreme Court respectively. ठीक है, वेरी गुड सुमित, वेल डन। कैन यू टेल मी हाउ मेनी रिट्स वी हैव जिससे थ्रू हम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट वायलेट होने, एक सेकंड सुमित, फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे एक ही चीज आप कर सकते हो, रिट फाइल कर सकते हो नॉर्मली। तो सुमित कौन सी 5 रिट्स हैं बताओ। Sir, habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, and क्वी वारंट हो। quo warranto. ठीक है, तो गाइज ये 5 रिट हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे हम फाइल करते हैं। हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि ये जो आर्टिकल्स हैं या ये जो हमारे रिट्स हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि भाई फला चीज़ हुई है, कौन से रिट डलेगी। तो नेक्स्ट सेशन जो भी हमारा होगा ना वो रिट के ऊपर ही होगा। आज हम फंडामेंटल राइट को देख रहे हैं। पहले मेरा यही क्वेश्चन मतलब प्रयास है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें, फिर हम बाद में जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही यहाँ पे आपने बात पकड़ी है कि भाई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने पे जो है आर्टिकल 32 एंड 226 के थ्रू जो है आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट होती कौन कौन सी है, तो फंडामेंटल राइट देखो, एक है आपकी राइट टू इक्विटी, इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो दीज आर मेजर फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर फिर सब हेडिंग्स होती हैं। अब जैसे आर्टिकल 21 है, उसमें तो पता नहीं कितने फंडामेंटल राइट्स हो चुके हैं अब, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर अपने पास टॉपिक्स हैं वो ये हैं। ठीक है, आप में से किसी को बीच में कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप लोग वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे दिख रहा है। ठीक है, मैं बीच में आप लोगों के कमेंट के थ्रू जो है बात लेता रहूँगा, अगर कोई भी डाउट किसी का कोई फंसेगा तो। ठीक है, चलो जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट जो है ना, हम उनको कैटेगरी वाइज थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी जो है अंडर आर्टिकल 14 से 18 तक चलता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी जो है वो अंडर आर्टिकल 14 से 18 तक के बीच में चलता है। अब ये मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं एज ए पीजी के एस्पिरेंट्स आप लोगों से इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि बेयर एक्ट उठाओगे या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाओगे, वो 14, 15, 16, 17, 18 क्या पढ़ लोगे, इतना याद कर लोगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो।
मेन चीज़ है ना, आपको पहले तो यही याद होना चाहिए कि हाँ यार इक्वलिटी कौन कौन से के बीच में है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम किस किस के बीच में है। तो इस तरीके से पहले शॉर्ट हेड बना के याद करो। देखो जब भी फंडामेंटल राइट याद करते हैं ना तो उसका एक चार्ट बनाया जाता है, पहले बड़े बड़े हेड, फिर उसके नीचे छोटे छोटे करके सब हेडिंग करके आप उसको कर सकते हो। आपका जो भी तरीका हो याद करने का उसको कर लेना। एक बार मैं पढ़ देता हूँ जिससे हम लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इज अंडर आर्टिकल 15, ठीक है। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑन इट्स प्रैक्टिस आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी पे पूछ लेते हैं आर्टिकल कौन सा है, ध्यान रखना। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक अंडर आर्टिकल 18। आप में से देखो कितने लोग द हिंदू सेशन जो अपने यूट्यूब चैनल पे, जो अपने मेन क्लैट पॉइंट के चैनल पे आता है, एक तो देखो क्लैट पीजी का चैनल है और एक क्लैट पॉइंट का नॉर्मल चैनल है। द हिंदू में कहता हूँ क्लैट पीजी वाले भी देखने हैं। आप में से कितने लोग देखते हो? एक क्वेश्चन मैं भी आप लोगों से पूछूंगा, आई होप आप लोग उसका जवाब दे पाए। नहीं दे पाओगे तो मेरे को बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। हिंदू में आज ही हमने एक्सप्लेन भी किया है, कल भी एक्सप्लेन किया था। मेरा एक क्वेश्चन है, अभी ना एक पैनल बनी है, ठीक है। पैनल में जो हेड हैं वो एक्स आपके CGI हैं। ये नाम भी आप लोग बता दो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये पैनल बनी है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम के अंदर, इनके अंदर जो दलित लोग थे हमारे देश के आज़ादी से पहले, जो कन्वर्ट हुए थे, उनको SC कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या कहना है कि क्यों गवर्नमेंट ने जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए थे या जो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे उनको नहीं रखा है। कोई भी पूरे क्लास के अंदर माइक ऑन करके मुझे बताए। सुमित ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, बालकृष्णा जी हमारे ex-CGI हैं, उनके अंडर में ही कमेटी बनी है। आप लोगों को मैं बोलता हूँ, आप लोग सोचते हैं सर यूं ही कह रहे हैं। यार मैं देखो ना द हिंदू का जब भी सेशन लेता हूँ ना, मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा चलती है कि PG वालों के लिए काम की चीज़ वहाँ पे रखूँ। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अभी हाथ रेस किया है, मैं रितांश से सुनता हूँ। तो रितांश बताइए, व्हाट वाज द एक्सक्यूज ऑफ गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के पास क्या बैकिंग है कि वो क्यों नहीं, उन्होंने क्रिश्चियन एंड इस्लाम के अंदर जो कन्वर्ट हुए हैं उनको नहीं सर वो सिख, जैनिज्म वगैरह तो हिंदुइज्म में गिने जाते हैं, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हिंदू में नहीं आते हैं, उनमें अनटचेबिलिटी थी नहीं इसलिए। वेरी गुड, आपने आई थिंक सेशन देखा है रितांश, है ना, वहीं से बताया होगा। ठीक है, तो वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा। रेनू आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोल लीजिए बेटा। ऑल द आई शुड नॉट कॉल यू बेटा, आप लोग सब मेरी एज के, लेकिन ठीक है वो निकल जाता है UG वालों को पढ़ा पढ़ा के। हाँ रेनू बताओ। सर द मेन रीज़न इज़ दैट जो बोला गवर्नमेंट ने जो बोला है वो ये बोला है कि जो अनटचेबिलिटी थी वो हिंदुइज्म में होती थी, ना कि क्रिश्चियंस में और इस्लामिक में। एंड जो हिंदूज़ हैं वो डज नॉट इंक्लूड द क्रिश्चियंस एंड इस्लामिक पर्सनस। तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि जो कन्वर्ट हुए थे उनके ऊपर ये नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड रेनू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, इसके बाद देखो ठीक है, इतना सब हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो बीच बीच में मैं क्वेश्चन करता रहूँगा, तो रेडी रहो और जवाब दिया करो, गलत सही कुछ भी है ठीक है। और मॉक टेस्ट दो यार, आप लोगों के मॉक आप लोग अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे हो? किस दिन का वेट कर रहे हो? कब तक ऐसे चलता रहेगा भाई? नंबर 2 नंबर भी आए ना तब भी मॉक दो, वो इसीलिए तो दिया हुआ है ना। 120 क्वेश्चन सीखने के हिसाब से जाओ, कि 120 में से 120 भी नहीं आएगा तो नए 120 क्वेश्चन तो सीख जाओगे उस दिन, तो वो वाला आपका मोटिव रहना चाहिए। ठीक है, फिर देखो राइट टू फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19 से 22, इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 19 से 22 राइट टू फ्रीडम की बात करता है। इसमें फिर डिफरेंट आपके ये राइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, देख लेना। मैंने ऐसे बोला कि भाई PG के एस्पिरेंट हो ये सब तो कर ही लोगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आता है आपका 23 से 24, जिसमें 23 जो होता है वो कहता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 में हो जाता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। देखो पता है ये लग आपको रहा होगा कि ऐसे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आने में ना इन पे ही आते हैं, ये सब हेडिंग्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये वाला जो है ये फोर्स लेबर या ट्रैफिक ह्यूमन बींग वाला कौन सा आर्टिकल है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट में देखो ऐसी चीज़ है ये कि ये पूरा आना चाहिए, इसीलिए इसको मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप ऐसे कर सकते हो कि पहले ना मेजर हेडिंग्स लिख लेना, जो आर्टिकल्स होते हैं उनके आर्टिकल आपने ऊपर डाल दिए, फिर नीचे ना चार्ट टाइप का बना के इसको रख लो। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल याद करते थे व्हेन वी हैव मतलब यूज्ड टू स्टडी केमिस्ट्री इन क्लास 10th या 9th, अगर पढ़ा हो आप लोगों ने, आई थिंक पढ़ा होगा, हम सभी पढ़ते हैं। तो उसमें वो हम लोगों को हेलिना की रब से फतेह से करके जो चार्ट होता था सामने टांग लेते थे,
तो उसी तरीके से कुछ करना होगा। जो फंडामेंटल राइट्स ना एज ए लॉ एस्पिरेंट आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर मेरे से कोई चीज़ पूछें कि 2 चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की हर लॉ एस्पिरेंट के टिप्स पे होनी चाहिए, एक तो प्रेम्बल और दूसरा फंडामेंटल राइट। और जब भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने बैठता है ना तो इन दोनों चीज़ों पे ध्यान रखता है। करंट पे जो पूछेगा वो तो चलो ठीक है, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, उस पर तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर स्टैटिक पे कुछ पूछा तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो स्टैटिक मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट हो गया जिसमें हम रटाया ज्ञान है अपना वो पढ़ना होता है। करंट मतलब कि इससे रिलेटेड कोई करंट मैटर आ गया, जैसे कि अभी मैंने आपसे ये कमीशन वाला पूछ लिया, तो वो जो चेयरमैन है ना उनका नाम बालकृष्णा है, वो एक्स हमारे CGI थे, तो वो भी ध्यान रख लेना। इनके अंडर में 2 साल का समय दिया है और उनसे रिपोर्ट मांगी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 से 28 है। आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट आपके राइट्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। PDF मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, 29 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ इस्टेब्लिश अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखो आपको एक चीज़ पता है ना कि हमारे देश में रिलीजन को कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में प्रीच करना मना है, लेकिन माइनॉरिटीज़ कॉलेज में ये अलाउड होता है, तो ये आर्टिकल 30 से आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, हमने जाना ही है रिट्स के बारे में, वही इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो और जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल एंड जस्टिफिएबल। इन्फोर्सिएबल मतलब ये इन्फोर्स करे जाते हैं, जस्टिफिएबल मतलब इनके अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। प्रेम्बल वॉज नॉट जस्टिफिएबल, आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बट यहाँ पे यू कैन गो टू द कोर्ट। नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट डालता है, नॉट एब्सोल्यूट है, रिस्ट्रिक्टेड है बिल्कुल। अब मेरे पास फंडामेंटल राइट है, पर ये तो नहीं है कि मैं शुभांगम को भी कुछ भी बोल दूँ, या मैं नंदिनी को कुछ भी कह दूँ, या मैं रीनू को कुछ भी बोल दूँ, कुछ भी तो नहीं बोल सकता ना। मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट इट कम्स विथ सर्टेन लिमिटेशन। तो वो लिमिटेशन क्या है वो आपको यहाँ से पता पड़ती है। ठीक है, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपके हैं, फंडामेंटल राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल, राइट्स आर जस्टिफिएबल अंडर आर्टिकल 2, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये बकवास है, बकवास इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आ भी जाते हैं, पर ये अपने को पता है, इतना अपन समझ रहे हैं ना, तो उसमें इसका कोई काम नहीं है इतना। जो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे फंडामेंटल राइट जो एब्सोल्यूट हैं, जो इमरजेंसी के दौरान पृथ्वी, आकाश, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, आपसे नहीं छीने जा सकते हैं, वो है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 24 नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 इन हजार्डस वर्क। ये वाला भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चिल्ड्रंस को हजार्डस वर्क में कम करने से पहले जो है मतलब काम करने के लिए जो मना करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, मतलब कि आपके ये राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब कि मुझे एक्सप्लेन करेगा आप में से, जल्दी से तुरंत अपना माइक ऑन करिए, बताइए कोई भी अपना माइक ऑन करो प्लीज, जल्दी बताओ। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या होता है? ओके, लेट्स हियर फ्रॉम, बताइए।¬ आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक तो आप लोग ना नाम भी नहीं लिखते, अब ADVR कौन है ये आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये क्लैट पॉइंट किसने नाम लिख रखा है भाई अपना? कोई भी बताओ आप में से, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या होता है? अंकित, रिया, सुशीला, दीपशिखा, कोई कहेगा? हम लोग 5th ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब आप लोग, ठीक है कोई बात नहीं, आज समझ लो। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब होता है गाइस कि मैं अपने इंटरनली मन से जो भी चीज़ मानना चाहूँ मैं मान सकता हूँ, कोई मुझे मना नहीं कर सकता। जैसे कि इसको मैं ना पहले आप लोगों की स्क्रीन थोड़ी सही कर दूँ यार, ये मुझे अभी जस्ट रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों को ढंग से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ मच बेटर। ठीक है, हाँ, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब है कि मैं अंदर से अगर मैं मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं अंदर से ना अगर कृष्ण भगवान को मानता हूँ
तो मुझे उनके साथ जैसा भी मेरा रिलेशन है मैं अपने तरीके से मान सकता हूँ, कोई और आके नहीं बोलेगा कि नहीं यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरे जो अपने बिलीव्स हैं, मेरे जो अपने फेथ हैं, मैं उसको अपने तरीके से चला सकता हूँ। मुझे कोई तीसरा बंदा आके नहीं बोल सकता कि भाई नहीं तुम फला चीज़ को क्यों मानते हो, तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे क्यों करो। नवरात्रा में बहुत लोग व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं लोग अपने ईद के दौरान, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई तुम रोजे मत रखो। भाई वो उसका कंसाइंस है, वो जैसा इंसान जो करना चाहे। तो दिस इज व्हाट राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल। वंस थॉट ऑफ इनर सेल्फ। क्लैट पॉइंट अपना नाम बताइए पहले, एडवोकेट आर, दोनों लोग अपना नाम बताएं कौन कौन है यार। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग ना, आप लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा है कौन है। चलिए इसके बाद देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें जानते हैं। एडवोकेट आर एंड क्लैट पॉइंट अपना नाम लिख देना इसमें चैट में ना, मैं देख लूँगा कौन है। ठीक है, चलो अभी देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि दीज आर इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, पता होना चाहिए कि पार्ट 3 में है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 में आता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के द्वारा जो है इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई मुझे बताएगा BR अम्बेडकर साहब ने सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा था? एक चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जिसको सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, वो कौन सा फंडामेंटल राइट था? कुछ था ऐसा कि ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं? द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल। ठीक है, चलो कोई अभी बोला है कि बोलेगा, रितांश बोलो। सर आर्टिकल 32। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, वापस आ जाते हैं गाइज, हो गया वो। डोंट रेज योर हैंड। अब जब पूछता हूँ तब तो कोई करता नहीं है, अब सब कर रहे हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी 31 जो था उसको डिलीट कर दिया गया था थ्रू 44th अमेंडमेंट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था एज ए फंडामेंटल राइट। ये आपको पता रहना चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी जो है आज की डेट में एज ए लीगल राइट है, बट इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है कि क्यों जो है रिया प्रेम्बल आंसर नहीं था उसका। राइट टू प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी बात है कि क्यों इसको फंडामेंटल राइट की तरह हटा दिया गया था। देखो देश जो है ना आज़ाद हुआ तो उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत थी। तब जब किसी से ज़मीन लेने जा रहे हैं तो वो केस फाइल कर दे रहा है, सरकार कह रही है रेलवे ट्रैक से बनेगा, हम कंपनसेट भी कर रहे हैं, तब भी आप नहीं दे रहे हो। भाई वो बंदे ने केस फाइल कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है, मेरे से सरकार कैसे ज़मीन ले सकती है, तब फिर यहाँ पे इसको हटाना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद ये यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, बेकार है ये, जुडिशरी एंड ऑल में काम आ भी सकता था, यहाँ तो मतलब का नहीं है। ठीक है, 7 जो फंडामेंटल राइट है आपको मैंने बताया, यहाँ पे एक और जोड़ लो आप, राइट टू प्रॉपर्टी 31 में, जो कि 44th अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, फंडामेंटल राइट इन द ईयर 1978 थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड एंड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, वही चीज़ फिर से आ रही है। नाउ इट इज़ ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब क्या है, अब लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर 6 इन द प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक मेरा क्वेश्चन है, एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से, और माइक ऑन करके जवाब दीजिएगा जो भी देना चाहे। एक US का बंदा है X, वो इंडिया में आके रहता है 4 साल 3 साल 4 साल। ठीक है, और वो जो है हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो उसको जो है ना कुछ लोग मार देते हैं, थप्पड़ अप्पड़ मार देते हैं, और उसको फिर इलेक्शन के लिए खड़े नहीं होने देते हैं। तो बताओ भाई उसके पास अब क्या रेमेडी है कि वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ सके? मुझे जल्दी से कोई भी अपना माइक ऑन करके प्लीज़ इसका आंसर करे। इस बंदे के पास क्या रेमेडी है कि वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ सके? अब वो क्या कर सकता है? बहुत ही इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और IPC CRPC सारी चीज़ें साथ लग जाएंगी, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी साथ में लग जाएगा, पेटेंट लॉ भी लग जाएगा। बहुत मतलब दिमाग लगाना है इसके लिए। चलिए लेट्स हियर फ्रॉम रेनू। बताइए रेनू। सर एम आई ऑडिबल? या रेनू, यू आर ऑडिबल। Sir, according to me, under Article
14 that it talks about to any person. So any person includes the Indian as well as the foreigners also. So right to equality. तो इसके अंदर अगर उसकी राइट टू इक्वालिटी को हार्म हुआ है एंड तो इसके अंदर वो आर्टिकल 32 के अंदर जाके वो रेमेडी एंड अपना रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट के पास से। ठीक है, रेनू ने सही बोला है, लेकिन थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत है। सुशीला आप बताइए। माइक ऑन करिए सुशीला, आपने हैंड रेज किया था ना। एनीबडी एल्स? कोई भी अपना माइक टर्न ऑन करके बोलना चाहे। क्या हो रहा है भाई, गलत सही बोलो। रिया प्लीज टर्न ऑन योर माइक। दीपशिखा प्लीज टर्न ऑन योर माइक। शुभांगम आप माइक ऑन करिए, बोलिए बोलिए। सुशीला बोलिए। सुशीला आप ऑडिबल ही नहीं है बेटा। यस नन्नी प्लीज टेल मी। भाई क्या कर रहे हो आप लोग, माइक नहीं चला। दीपशिखा बताना। हेलो। हाँ दीपशिखा बोलिए। सर हो सकता है मेरा जो आंसर हो गलत हो, लेकिन सर वो पर्सन अगर बाहर का सिटीजन है तो उसको फॉर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसको पहले यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर करनी पड़ेगी, मतलब ही मस्ट बी इंडियन सिटीजन। नो ठीक है, वेरी गुड दीपशिखा। तो यही था इसका आंसर यार, और शुभांगम ने वैसे भी कमेंट में दे दिया था, मैंने पढ़ा था ये। तो दिस इज़ वेरी नाइस। रेनू आप फंस गए बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन ये मैंने घुमाया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ना, ही शुड बी इंडियन, तो वो तो वहीं पे गलत हो गया। ये आपने माइक ऑन करा था अभी, कुछ आपका क्वेश्चन हैंड रेज किया था आपने क्या? ठीक है, तो इसका आंसर मिला। मैंने ज़बरदस्ती घुमा रहा था मैं, कुछ था नहीं भाई। वो बंदा इंडियन ही नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे लड़ सकता है? थोड़ा ओपन माइंड से सोचना चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है। यही बंदा था और वो आके जो है, जो कि फंडामेंटल राइट तो देता है ना, राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन भी, तो यही बंदा भारत में आके रेलवे ग्रुप डी की जॉब नौकरी अप्लाई करना चाह रहा है, लेकिन इसको नहीं करने दिया जाता है। अब इसके पास क्या रेमेडी है बताओ? बोलो भाई। पता ये नहीं, मत क्या करो, एटलीस्ट कोशिश करो। लाइक आई रियली अप्रिशिएट रेनू कि उसने लास्ट टाइम पे कोशिश करी। गलत था सही था वो एक अलग बात है। ओके, लेट्स हियर फ्रॉम रिया। बोलिए रिया। रिया यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ नाउ यू आर ऑडिबल, बोलिए। सर आर्टिकल 19 सिटीजन होना चाहिए यहाँ का। अगर सिटीजन ही नहीं है तो कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो रिया तुमने आंसर सही बोला, आर्टिकल गलत बोल दिया है। देखो ये जो राइट है ना ट्रेड एंड प्रोफेशन वाला, ये अनलिमिटेड नहीं है। ये कल को डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आके कहे कि भाई मुझे IAS की नौकरी करनी है, मैं UPSC का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, नहीं, तो कुछ सर्टेन लिमिटेशन होती हैं। तो फॉरेनर्स के लिए ये नहीं है। फॉरेनर्स के लिए भी कुछ राइट्स होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ लेंगे, पर ये बहुत बेसिक चीज़ें थी। थोड़ा सा वेरी गुड रिया, आर्टिकल आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया था बस। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ और लिखी हुई हैं कहानियाँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आपको पता है इमरजेंसी लग जाए और आप चाहो कि नहीं भाई मुझे तो बाहर जाना है मोमोज़ खाने के लिए, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरे को जहाँ भी फ्रीली मूव करना है, और बाहर आर्मी खड़ी हो डंडे मार के अंदर कर दे आपको, नहीं मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो नहीं ना यार, इमरजेंसी लगाए सरकार, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स। किसी ने अपना माइक ऑन कर रखा है क्या? प्लीज़ ऑफ। कोई है क्या? मतलब जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है मुझे। ठीक है, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 and 21, रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशनल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। ये सब वैसे पता है आप लोगों को, उनको ये पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सब आपको याद होने चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। अब फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट के ऊपर भी कहानियाँ हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था फंडामेंटल राइट्स को लेके, जिसमें 14 आर्टिकल का सब क्लॉज 4 को ऐड किया गया था,
जो ये कहता था कि इट ऑथराइज स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC and ST. It resulted in reservation system. Case went to Supreme Court. 9th schedule was inserted which protects any legislation inserted within the schedule from judicial review. देखो 9th शेड्यूल क्या था, 9th शेड्यूल को ऐसा बना दिया गया था कि इसमें अगर कोई भी चीज़ हम डालेंगे तो जुडिशियल रिव्यू की परवी में वो नहीं आएगा. तो 9th शेड्यूल को पहले बहुत मिसयूज़ भी किया जाता था कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें पता था कि कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा तो पॉलिटिशियंस ना उसको 9th शेड्यूल में डाल देते थे. तो वो चीज़ होने लगी थी. अब इसका इतना इतिहास है, पढ़ते हैं समझते हैं. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 का एक केस था. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड किया जा सकता है. फिर आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट. सेम चीज़ जो शंकरी में कही थी वही सज्जन में भी कह दी. फिर आपका आया गोलकनाथ केस पंजाब वाला, जिसमें यह आया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट. फिर यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि यार ये कोर्ट हम पे भारी पड़ रही है तो अब हम कोर्ट की बात कैसे मान लें. तो गवर्नमेंट ने जो है लेके आ गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जो ये बोला कि पार्लियामेंट ने 13 सब क्लॉज 4 ऐड किया है, जिसमें देखो ये आप बेसिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ोगे या आपने डिटेल में पढ़ा होगा. मेरा जो यहाँ पे पर्पज़ है वो फैक्ट चीज़ें यूज़ करना. आपको पता होगा कि 368 आर्टिकल से अमेंडमेंट एंड 13 आर्टिकल का जो सब क्लॉज 4 है अमेंडमेंट दोनों के थ्रू किया जाता था. इसी में सरकारें खेल रही थी कि भाई ये इससे भी अमेंड किया जा सकता है, ये इससे भी अमेंड किया जा सकता है. पर अभी हमारा जो पर्पज़ है ना वो है कि हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना है कि किस केस में क्या हुआ, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया. तो 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाके सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में पार्लियामेंट पावर लिया है कि भैया हम फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकते हैं. तो कोर्ट कहाँ पीछे रहने वाली थी. फिर आ गया आपका केशवानंदा भारती केस, वहाँ पे सारी चीज़ें ही घुमा फिरा के अलग कर दी गई थी. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ये सब बकवास है, इसको अपन को पढ़ना नहीं है. केशवानंदा भारती केस 1973 आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ठीक है आपको फंडामेंटल राइट अमेंड करना है, आपको प्रेम्बल अमेंड करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सारे पन्ने अमेंड करने हैं, करो, बट यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और यहीं से निकल के आती है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसी में मैं आपको ये 13 एंड 368 वाला जो ये है ना ये समझाऊंगा. ठीक है, अभी हम बेसिक चीज़ समझ रहे हैं, जो चार्ट बनता है वो सामने आ रहा है. तो केशवानंदा भारती केस 1973 जो है, आप लोगों लॉ एस्पिरेंट हो इतना सभी को पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी. बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फिक्स चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं लिखी हुई है. ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट से अब तक बहुत सारी चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, पढ़ लेना आप. पर आगे और भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बस जो लिस्ट में है बस यही है. कल को कोई और मैटर चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगी भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट जो है इसको अमेंड नहीं कर सकती है. ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत. ये डॉक्ट्रिन पे क्वेश्चन आ जाते हैं वैसे, है ना. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है. तो अ लॉ बिकम इनवैलिड ओनली टू द एक्सटेंट टू विच इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स. मतलब मान लो कोई लॉ आया है, ठीक है, मान लो कि एक लॉ आया है कि कोई भी वुमेन जो है वो देखो मान लो कोई एक लॉ आया है, ठीक है, एक लॉ ये आया है कि कोई भी वुमेन जो है वो ड्राइव नहीं करने का, तो रहने दो फिर आप समझ नहीं पाओगे. कोई भी वुमेन जो है ना रात में 10 बजे के बाद ड्राइव नहीं करेगी. ठीक है, और एक लॉ साथ ही साथ आता है कि कोई भी लोग अगर ड्राइव करेंगे तो वो लोग सीट बेल्ट लगाएंगे, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो सभी को पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे दो लॉ आए हैं. एक आया है कि कोई भी वुमेन 10 बजे के बाद जो है वो ड्राइव नहीं कर सकती है. ठीक है, दूसरा आया है कि भाई मेल पुरुष स्त्री कोई भी ड्राइव करेंगे तो सभी लोगों को सीट बेल्ट लगानी है, वरना वो पनिश हो जाए, उनको पनिशमेंट मिलेगी. ये कोई एक ही लॉ के अंदर दोनों चीज़ें आई हैं. तो पहला वाला जो इसमें जो वुमेन 10 बजे के बाद ड्राइव नहीं करेंगी तो राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये तो भाई खारिज हो जाएगा, ये चीज़ नहीं चलेगी. लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट था कि सीट बेल्ट लगाना जरूरी है वरना आपको फाइन देना पड़ेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहती है कि उतना वाला पोर्शन जो है वो जायज़ हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा. तो ये वाली चीज़ है. ठीक है, सो ओनली दैट पार्ट ऑफ द लॉ विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड विच इज़ इनकंसिस्टेंट. यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट इज नॉट
void nullity और void of initiative but becomes only enforceable, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई लॉ आया है, ठीक है, तो कोई लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, तो ऐसा नहीं है कि वो नल हो जाएगा या वॉइड अप इनिशिएट हो जाएगा, कि मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस वो अनफोर्सेबल नहीं रहेगा, अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, मतलब उसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकती है कोई गवर्नमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे ले लो कि कोई लॉ आया, ठीक है, जैसे ये वुमेन वाला ही लॉ आया कि 10 बजे के बाद जो है ड्राइव नहीं करना है, तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो ये ना नल होगा ये लॉ, ना ही ये वॉइड ऑफ इनिशिएटिव होगा। वॉइड ऑफ इनिशिएटिव मतलब होता है कि स्टार्टिंग से ही वो वॉइड चल रहा है, बस ये अनइन्फोर्सेबल बन जाएगा कि इसको जो है इन्फोर्स नहीं कर सकती गवर्नमेंट, दैट्स इट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड एक्लिप्स पे मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं पास्ट ईयर में, तो थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को, जरूरी है, ठीक है। अब स्टेट क्या होता है, तो बॉडी विच इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज ए स्टेट, फाइनेंस बाय द स्टेट, इट इज यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट बाय द स्टेट, PSU PSE। इफ बॉडी परफॉर्म्स सोवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट, तो वो स्टेट कहलाएगी। अब एक BCCI का केस बहुत ही फेमस आया था इसमें कि BCCI स्टेट है कि नहीं है, तो इसमें आर्गूमेंट आया था कि BCCI इज नॉट अ स्टेट, क्योंकि कोर्ट का खुद ही कहती है कि सरकार का उसमें कुछ फंड होना चाहिए। जो BCCI है वो TN कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट से गवर्न होती है। कोर्ट का आर्गूमेंट ये था कि भाई बहुत ज़्यादा करप्शन है और पब्लिक का ही काम कर रही है पूरी इंडिया का, इस पे मतलब पूरी इंडिया को काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करती है, हमारे देश की जनता जो है BCCI से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्रिकेट है, पर वो क्रिकेट हम जो देखते हैं विराट कोहली या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, BCCI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले क्या हुआ था ना, जब वो करप्शन वाला केस नहीं आया था कोर्ट में, उससे पहले BCCI पूरा प्राइवेट टाइप से चलता था। अब क्या हुआ ना, सरकार ने ये कह दिया कि नहीं भाई, जब चीज़ें हैं इसमें जनता का एक इमोशन जुड़ा हुआ है, चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो भाई BCCI जो है ना स्टेट में काउंट कर लो। फिर देखिए आर्टिकल 12 एक्सप्लेन द स्टेट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया स्टेट है। स्टेट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसमें से कौन सा चीज़ स्टेट नहीं है, स्टेट है तो पता होना चाहिए। गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं वो स्टेट हैं। ऑल लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपालिटीज़, पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा स्टेट्स। अदर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC एक्सेट्रा आर स्टेट्स। स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ का मतलब समझते हो ना, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ का मतलब होता है जो किसी स्टैट्यूट से बनी हो, किसी लॉ के थ्रू आई हो। नॉन स्टैट्यूट अथॉरिटीज़ का मतलब होता है डायरेक्ट बन गई हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में चर्चा है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का बारे में मतलब ये होता है कि जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस RC जैन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं अगर वो भी ये फॉलोइंग टेस्ट को फुलफिल करेंगे तो वो भी जो है वो स्टेट की कैटेगरी में आएंगे। सबसे पहला, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, फंक्शन इन ए डिफाइंड एरिया हो, हैज़ पावर टू रेज फंड हो, इंजॉय ऑटोनॉमी हो। ये सब देखो रटने वाली पार्ट हैं, आप लोगों को मैं इसमें क्या ही बताऊँ, ठीक है। थोड़ा समझ लो बस स्टेट क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉमन कि स्टेट क्या है क्या नहीं है। अभी जैसे ये वाला केस है RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 टेस्ट दिए थे, तो इससे स्टेट के बारे में पता पड़ता है। फिर ये केसेस सब लैंडमार्क केसेस हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख लेना, ठीक है। अब कुछ और है, थर्टी टू 26 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखो एक बार ये बात ध्यान रखना, हम जुडिशियल रिव्यू बहुत बोलते हैं, हम बेसिक स्ट्रक्चर बहुत बोलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। इट्स जस्ट एन कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर कोई डिफाइन नहीं है, जुडिशियल रिव्यू कहीं डिफाइन नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहीं डिफाइन नहीं है, पर हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो वो वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में कभी कभी फंस जाता है कि भाई जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है क्या, नहीं है, कहाँ है, तो किस पार्ट में है, तो ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। ठीक है, चलो इसमें आंसर वैसे इन्होंने दिए हुए हैं पर देख लेते हैं। हु ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931। ये क्लैड पीजी में तो नहीं आएगा, थोड़ा सा ये जो पहला चैप्टर था ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर, तो राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है। इसका जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दो।
अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू। ये 99, ये मैं समझना ये क्लैट पीजी के 99 में आया था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है इसलिए 1999 लिखा हुआ है। चलो बताओ। बोलिए रिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, वेरी गुड रिया। अभी हमने डिस्कस भी किया है और आप लोग ना देखो इसको एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एलिमिनेट करके कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप ना हमारे आसपास कोई ऐसे इंसान का नाम याद करो जो आपको पता हो कि फॉरेनर है और इंडिया में रहता है। कोई भी एक नाम याद करके देखो जो हमको पता है कि फॉरेनर है पर इंडिया में रहता है। मुझे तो एक ही नाम अभी याद आ रहा है, सलमान खान की सबसे ज़्यादा मूवियों में हीरोइन जो रहती हैं, जैकलिन फर्नांडिस। ठीक है, तो अब ना उनको लेके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन पर लग सकती हैं। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो क्या जैकलिन को ये कहा जा सकता है कि आप हिंदू बनो या आप मुस्लिम बनो या आप क्रिश्चियन बनो? नहीं कहा जा सकता है। तो मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्या जैकलिन को जाके आप मार सकते हो? नहीं यार, तो इसका मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जैकलिन ने अगर किसी को मारा, जैकलिन ने हिट एंड रन किया, सलमान खान ने हिट एंड रन किया, दोनों को इक्वली सज़ा मिलनी है, इक्वली तरीके से कोर्ट में जाएंगे, सेम ही कोर्ट में जाएंगे, तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ भी है। लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन है? सलमान खान यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑल्दो अब एज नहीं है, पर दे सकते थे। पर क्या जैकलिन दे सकती हैं? नहीं दे सकती हैं। सिंपल था, क्लियर हुआ। चलो इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वही 32 वाला जो है आपका। ठीक है, शुभांगम, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टेट। इसमें बहुत सारे वर्डिक्ट हैं यार, ये सब देखो ऑलरेडी आप लोग क्लासेस के थ्रू हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है। जी रेनू बोलिए। रेनू आप कुछ पूछ रहे थे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सो दिस इज द सेशन, शॉर्ट एंड स्वीट, फंडामेंटल राइट का। अभी जिनको हो गया है वो जा सकते हैं, जिनको कोई डाउट है वो रुक सकता है।